गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट बिजनेस स्टडी का चैप्टर 2 का नेक्स्ट मैटर पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने इस चैप्टर में सोल ट्रेडरशिप के बारे में समझा था कि सोल ट्रेडरशिप क्या होती है ना। पार्टनरशिप के बारे में समझा था कि पार्टनरशिप क्या होती है। जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस के बारे में समझा था कि जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस क्या होता है। ठीक है, आज हम ये और उसके बाद हमने इस चैप्टर में डीड के बारे में समझा था एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट जब पार्टनरशिप जब बिजनेस किया जाता है तो उसके अंदर जो पार्टनर होते हैं उनके बीच एक एग्रीमेंट होता है, उसको डीड कहा जाता है। अब वो डीड में जो है कि मेन पॉइंट्स क्या क्या होते हैं कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्म का नाम क्या रखना है ना, उसके बारे में बताया था, और उसका जो एड्रेस क्या है फर्म का, है ना, उसके बारे में बताया था। पार्टनर्स के नेम वगैरह जो एड्रेस वगैरह है वो उसके अंदर लिखने होते हैं डीड के अंदर, कि वो प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिवाइडेड करेंगे, कितनी कैपिटल लेकर आएंगे, उनको सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। ये जो मैटर है ये हमने पार्टनरशिप डीड के अंदर पढ़ा था कि ये उसके अंदर लिखे जाते हैं, है ना। तो एग्रीमेंट कभी से भी क्या होता है कि जब कोई खास मिलने वाला होता है या कोई रिश्तेदार वगैरह होता है या भाई बंधु होता है तो बिना डीड से, बिना एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बिजनेस को ओपन कर दिया जाता है, चालू कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशन में जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं लिखा गया है, अनुबंध नहीं किया गया है, तो उसमें कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं उसके बारे में हम समझेंगे यहाँ पर, है ना। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई, एब्सेंस मतलब अनुपस्थित है, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में कौन कौन से रूल्स जो है कि पार्टनरशिप डीड के अंदर लागू होते हैं। ऐसी कंडीशन में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ रूल्स है, वो डीड जब नहीं की जाती, एग्रीमेंट नहीं किया जाता है तो उस समय ये रूल्स लागू होते हैं। कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर जो है कि समझाए हैं तो वो आप अच्छे से समझना, ठीक है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, है ना, बिजनेस का संचालन। ऑपरेशन ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का संचालन। यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई डीड नहीं बनाई गई है, कोई एग्रीमेंट नहीं किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में जितने भी पार्टनर है उन्हें अपने बिजनेस का संचालन करने का, ऑपरेशन करने का, ऑपरेट करने का हक होता है, अधिकार होता है। या कोई पार्टनर जैसे कि 4 या 5 पार्टनर यदि बिजनेस के अंदर है तो या 4-5 पार्टनर्स में से कोई वो सहमत हो जाए, सभी सहमत हो जाए, कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है, संचालन उसका कर सकता है। और यदि कोई डीड नहीं है, एग्रीमेंट नहीं है इस प्रकार का, तो फिर ऐसी कंडीशन में जितने भी पार्टनर होते हैं वो बिजनेस को ऑपरेट करने के अधिकारी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब पार्टनरशिप बिजनेस किया जाता है उसमें या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, और उस प्रॉफिट को सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, तो उनका एक रेशियो रहता है कि वो इक्वल जो है कि प्रॉफिट को या लॉस को डिवाइडेड करे, या उन्होंने कोई रेशियो रखा है वो उसमें डिवाइडेड करे। ऐसी जब इस प्रकार की कंडीशन यदि है कि कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया गया है और उसके अंदर ये डिसाइड नहीं किया गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस को किस अनुपात में बांटा जाए, किस रेशियो में बांटा जाए, इस प्रकार का कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस है पार्टनर का वो इक्वली बांटा जाएगा, बराबर बांटा जाएगा। या तो पार्टनरशिप डीड है और उसमें जो भी रेशियो उन्होंने डिसाइड किया है उस रेशियो में प्रॉफिट एंड लॉस को बांटा जाएगा, और यदि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, एग्रीमेंट नहीं किया है, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बांटा जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले पॉइंट को अच्छे से आप समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो प्रत्येक पार्टनर बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी मिलाते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते हैं। फर्म उस पर उन पार्टनर्स को उसकी पूंजी पर इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। या तो वो एग्रीमेंट में लिख ले कि 5% या 4% या 2% उनको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, जो एग्रीमेंट में लिखा जाता है उसके अनुसार उनको ब्याज मिलता है। यदि एग्रीमेंट नहीं किया गया है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उनको जो कैपिटल पर ब्याज है नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज उनको नहीं दिया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, INT यहां पर मैंने लिखा, मतलब इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट। पूंजी पर ब्याज, पार्टनरशिप जो डीड है उसका यदि एब्सेंट है, एग्रीमेंट नहीं किया है, तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, है ना, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि ड्रॉइंग क्या होता है। जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कोई अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको ड्राइविंग कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर होते हैं उन्हें उस राशि पर फर्म को ब्याज देना पड़ता है ना। तो यदि पार्टनरशिप डीड है तो जो पार्टनर होते हैं उनके ड्रॉइंग पर किसी भी प्रकार का जो है कि इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, ब्याज उनसे नहीं मांगा जाएगा, नहीं लिया जाएगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, पूंजी पर ब्याज जो फर्म है वो नहीं देगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में पूंजी पर ब्याज पार्टनर को नहीं दिया जाएगा और ड्रॉइंग पर उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी टू पार्टनर्स। सैलरी टू पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। या तो वो एग्रीमेंट उन्होंने बनाया है तो उसके अंदर वो लिख लेंगे कि जितने भी पार्टनर है उनको सैलरी दी जाएगी। वो यदि बिजनेस के अंदर एक्टिव पार्टनर है और वो बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर वो अपना समय दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं, तो उनको सैलरी दी जाएगी। या तो वो एग्रीमेंट के अंदर लिख ले। लेकिन यदि एग्रीमेंट नहीं किया गया है, एब्सेंट ऑफ डीड है ना, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मतलब क्या होता है कि जब कोई पार्टनर अपनी निश्चित कैपिटल के अलावा कोई और राशि रिक्वायरमेंट होने पर फर्म को देता है तो उस अमाउंट पर 6% की रेट से फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाती देती है। ठीक है, मान लो कि जो पार्टनर होते हैं उन्होंने कैपिटल अपनी मिला दी है और बिजनेस चल रहा है और कभी भी उनको जब जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और किसी एक साझेदार ने एक्स्ट्रा अमाउंट दे दी, 2-3 लाख रुपए ज्यादा उनको लोन दे दिया, बिजनेस को लोन दे दिया अपनी पर्सनल पूंजी में से, अपनी निजी संपत्ति में से फर्म को पेमेंट दे दिया, लोन दे दिया, तो उस लोन पर फर्म उस साझेदार को 6% की रेट से इंटरेस्ट देगी, है ना। ये इंटरेस्ट वाले इसके अंदर 3 पॉइंट है। एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है और एक इंटरेस्ट ऑन लोन है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। कैपिटल मतलब पूंजी, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा और ड्रॉइंग पर उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और जो पार्टनर फर्म को क्या देते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं। यदि कोई लोन देते हैं अपनी ओर से निजी संपत्ति में से तो उस पर उसे 6% की रेट से क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। या तो वो पहले जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, या तो पहले वो एग्रीमेंट में कोई रेट डिसाइडेड कर ले कि 5%, 7%, 8%, 6%, जो भी रेट वो डिसाइड कर ले और उन्होंने डिसाइड नहीं किए, तो ऐसी कंडीशन में जो पार्टनर जो लोन देता है फर्म को, उसको 6% की रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रूल्स एप्लीकेबल
इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, कोई एग्रीमेंट नहीं किए गए हैं, तो इस प्रकार के रूल्स जो है कि फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैटर है अपना डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल ट्रेड। पार्टनरशिप और सोल ट्रेड में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है उसके अंदर, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप के अंदर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सोल ट्रेड पार्टनरशिप के बारे में आपने समझा कि पार्टनरशिप क्या होती है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, और सोल ट्रेडरशिप क्या होती है, जब एक ही व्यक्ति की कैपिटल बिजनेस के अंदर लगी हुई है, एक ही व्यक्ति बिजनेस को मैनेज करता है, एक ही पर्सन जो प्रॉफिट का अधिकारी होता है, सारी जोखिमें जो रिस्क होती है स्वयं अकेले को ही वहन करनी पड़ती है, तो उसको सोल ट्रेडरशिप कहा जाता है, एकाकी व्यापार कहा जाता है। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब होता है एक्ट। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, एक्ट। ठीक है, रेगुलेशन फर्स्ट वाला पॉइंट हम समझेंगे। रेगुलेशन फॉर पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज अप्लाइड। मतलब जो पार्टनरशिप होती है उसके अंदर पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक्ट लागू होता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो पार्टनरशिप जो होती है उसके अंदर एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है। ठीक है, और देयर इन नो सेपरेट रेगुलेशन फॉर सोल ट्रेड। मतलब सोल ट्रेड में कोई भी एक्ट लागू नहीं होता है, कोई भी जो प्रावधान लागू नहीं होता। याद रखना, कोई भी एक्ट इसके अंदर अधिनियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ मेंबर वाला पॉइंट को आप ध्यान से समझना। नंबर ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप बिजनेस मिनिमम 2, कम से कम 2 व्यक्ति। पार्टनरशिप के अंदर कम से कम कितने व्यक्ति होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं। एंड मैक्सिमम 20 मेंबर्स, मतलब इसके अंदर जो होते हैं कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 20 मेंबर होते हैं। और जो बैंकिंग सेक्टर होता है उसके अंदर मैक्सिमम 10 होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर देयर इज ओनली 1 मेंबर इन सोल ट्रेड। सोल ट्रेड के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है ना। ये इसके अंदर डिफरेंस है कि इसके अंदर कम से कम 2 और जो है कि ज्यादा से ज्यादा 20 होते हैं, और इसके अंदर जो होता है सिर्फ एक ही मेंबर होता है। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट है एरिया। एरिया मतलब क्षेत्र। एरिया मतलब क्या होता है, क्षेत्र। उसका जो बिजनेस करने का है वो एरिया कितना है ना। अब इसका एरिया कितना, इट हैज अ वाइडर एरिया। मतलब जो पार्टनरशिप है इट हैज अ वाइडर एरिया। जो पार्टनरशिप उसका एरिया क्या होता है, बड़ा होता है। और इट हैज अ नैरो एरिया, मतलब इसका एरिया क्या होता है, बिजनेस का कम होता है। इसका जो क्षेत्रफल होता है बिजनेस करने का वो कम होता है, और इसका जो क्षेत्र होता है बिजनेस करने का वो क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि ये पार्टनरशिप है, इसके अंदर 20 जो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम जो है कि 20% जो है कि व्यक्ति पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो जो 20% की कैपिटल लगी होती है और 20% जो पर्सन है वो बिजनेस की देखरेख करते हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक ही व्यक्ति होता है तो वो ज्यादा एरिया को कवर नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वाले पॉइंट को हम समझेंगे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है अनुबंध, डीड, एग्रीमेंट, उसको कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इस पॉइंट को आप अच्छे से समझना। देयर इज रिटन और ओरल कॉन्ट्रैक्ट इन पार्टनरशिप। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, या तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है ना। या तो वो कोई लिखित जो है कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिटन लिखित एग्रीमेंट कर सकते हैं, या फिर ओरल भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का इसके अंदर एग्रीमेंट होता है, लेकिन रिटर्न जो एग्रीमेंट होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, ओरल में जो है कि याद नहीं रहता है, या फिर बाद में कहीं जो है कि विवाद होने की स्थिति पैदा हो जाती है,
और जो लिखा हुआ होता है उसको कभी भी विवाद होने की स्थिति में कभी भी सामने रखकर उस विवाद को सुलझाया जा सकता है। तो इसमें रिटन और ओरल एक कॉन्ट्रैक्ट होता है पार्टनरशिप के अंदर, है ना। और देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन सोल ट्रेड, देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट इन सोल ट्रेड, मतलब सोल ट्रेड के अंदर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो अकेला व्यक्ति होता है, तो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, है ना। तो इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्रेसी। सेक्रेसी का मतलब क्या होता है? गोपनीयता, है ना। गोपनीयता, किसमें गोपनीयता होती है और किसमें गोपनीयता नहीं होती है, ठीक है। देयर आर चांस ऑफ लीकेज ऑफ सेक्रेसी इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर जो गोपनीयता है, जो सेक्रेसी है, गोपनीयता है, वो क्या हो सकती है? लीक हो जाएगी, ये लीक हो सकती है, ये चांस रहता है, इसके अंदर अवसर हो सकता है कि जो बिजनेस की जो गोपनीयता है वो कोई भी पार्टनर जो है वो भंग कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कि कम से कम दो ज्यादा 20% पार्टनर होते हैं, तो किसी न कोई पार्टनर जो होता है, जो फर्म की जो बात है, गोपनीय बात है, वो लीकेज कर सकता है, ठीक है। इन सोल ट्रेड कंप्लीट सिक्रेसी इन मेंटेन, मतलब ये जो है सोल ट्रेड के अंदर जो है जो पार्टनर्स सोल ट्रेड है, इसके अंदर जो गोपनीयता है वो मेंटेन करके रखता है। जो सोल ट्रेडर जो रहता है वो इसके अंदर गोपनीयता को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो अकेला व्यक्ति होता है। बिजनेस के जो रूल्स रेगुलेशन, जो पॉलिसी होती है, उसी को ही पता रहती है, और वो जानता है कि यदि मैंने कहीं मेरी जो नीतियां हैं, मेरी जो पॉलिसियां हैं, मेरी गोपनीयता यदि मैंने भंग कर दी है तो उसका नुकसान मुझ अकेले को ही उठाना पड़ेगा। तो इसलिए इसके अंदर गोपनीयता सिक्रेसी हमेशा रहती है, और इसके अंदर गोपनीयता भंग होने का, लीकेज होने का डर हमेशा बना रहता है। तो ये दो एक डिफरेंस है, और ये रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ठीक है। ओके, थैंक यू।